इसका 2-3 बड़ा नुकसान है। एक तो कि आप इंटरेस्टेड कम होते हैं। आप निवेश के बारे में अगर आप थोड़ा ज़्यादा जागरूक हो जाएँ तो गिरते बाज़ार में थोड़ा कम गिरे, बढ़ते बाज़ार में थोड़ा बढ़िया से पार्टिसिपेट कर पाएँ। कितने फंड्स काफ़ी हैं, ये इसका सीधा जवाब नहीं है। ये निर्भर करता है कि आपका स्केल क्या है। अधिकतर निवेशकों की ज़रूरत 1, 2 या 4 फंड से पूरी हो जाती है। लेकिन जिस तरह से फ़ंड बनता है, जिस तरह से बेचा जाता है, बहुत सारे निवेशक काफ़ी फ़ंड इकट्ठा कर लेते हैं और इसका 2-3 बड़ा नुकसान है। एक तो कि आप इंटरेस्टेड कम होते हैं। आप निवेश के बारे में अगर आप थोड़ा ज़्यादा जागरूक हो जाएँ, नियमित रूप से पैसा लगाएँ और इसलिए पैसा ना लगाएं क्योंकि कोई फ़ंड आया है। आप इसलिए पैसा लगाएं क्योंकि आप हर महीने बचाते हैं, हर महीने कमाते हैं और हर महीने आपको लगाना चाहिए और अपने चुने हुए फ़ंड में पैसा लगाइए। दूसरा कि जब आपका जो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट है बहुत सारे फ़ंड की वजह से वो बहुत फैला होता है और उस फैलने का नतीजा ये है कि आप एक इंडेक्स फ़ंड होल्ड कर रहे हैं जो कभी कुछ अच्छा करता है, कभी कुछ बुरा करता है, लेकिन आप एक्टिवली मैनेज फ़ंड का खर्चा वहन कर रहे हैं और आप उसका पूरा फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो अगर आप 3-4 फ़ंड का चुनाव करें और उसमें अगर आप अपना पैसा लगाएं तो आपकी अधिकतर निवेशकों की ज़रूरत, बहुत बड़े निवेशकों की ज़रूरत पूरी हो जाती है। हमारे यहाँ ढेर सारे लोग अपना पोर्टफोलियो बेचते हैं और मांग करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो को क्लीन कर दीजिए, बताइए कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप निर्धारित कीजिए कि अभी भी आप 5-10 साल के लिए आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, मतलब ये सारे इक्विटी में ही पैसा लगा रहेगा। देखिए कि आपके अच्छे फंड्स कौन से हैं। अच्छे फंड जहाँ पे आपका पैसा बना है, वेल डाइवर्सिफाइड है। सबसे पहले तो आपको सेक्टर और थीमेटिक फ़ंड ड्रॉप कर देना चाहिए। इस तरह के जो भी फंड, जितने भी फंड होते हैं वो या तो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं या बहुत बुरा कर रहे होते हैं और जिस समय वो अच्छा कर रहे होते हैं तब शायद आपने लिया होता है, तब आपने उसमें इन्वेस्ट किया होता है। तो सबसे पहले सेक्टर थीमेटिक फ़ंड को आप अपने बेच दीजिए। देखिए कि आपके जो वेल डाइवर्सिफाइड फ़ंड हैं वो वैसे 3-4 फ़ंड का चुनाव कीजिए और उसमें अपने सारे पैसे को कंसोलिडेट कर लीजिए। कोई भी फ़ंड जो पिछले गिरते और बढ़ते बाज़ार का जो दौर है उसमें अगर वो अच्छा करता है दूसरी फ़ंड की तुलना में अपने बेंचमार्क से ज़्यादा, तो उस फ़ंड को होल्ड करना चाहिए। और जो नहीं कर पाता है, क्योंकि पिछले 3 महीने के, पिछले 1 साल के या पिछले 2-3 साल के प्रदर्शन पे मत जाइए। एक अच्छा फ़ंड तो ऐसे ही निर्धारित होता है कि गिरते बाज़ार में थोड़ा कम गिरे, बढ़ते बाज़ार में थोड़ा बढ़िया से पार्टिसिपेट कर पाए। और ये आपको पिछले 3-4 साल के अगर हम टाइम फ्रेम में देखें तो ये बड़ी आसानी से पता चल जाता है। और ये सारी जानकारी धनक.com पे हर एक फ़ंड पे एक पेज है जिस पे कि ये सारा स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है। उसके ओवरव्यू पेज पे ही आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी कि इस फ़ंड का गिरते वक्त में इसका प्रदर्शन कैसे था औरों की तुलना में, बढ़ते दौर में इसका प्रदर्शन कैसा था और पूरे फुल साइकिल में ये फ़ंड कैसा कर पाया है। जब आप अपने फ़ंड कम कर लें तो उसके बाद ज़रूरी है कि आप एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग के बारे में सोचिए। शुरुआत के 2-4 साल में आप एसेट एलोकेशन के बारे में मत सोचिए, क्योंकि उस समय आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आपने अपना निवेश शुरू किया है तो शुरू के 2-3 साल, 4 साल, 5 साल में जब जो पैसा इकट्ठा होगा उसके गिरावट से आपको खास चिंता नहीं होगी। लेकिन जब 3-4 साल आप कर लेंगे, 5 साल जब आप कर लेंगे तो वो पैसा एक ऐसा रकम हो जाएगा जिसमें अगर अचानक बाज़ार में गिरावट आए तो आपको बड़ा अफसोस होगा। उस अफसोस से बचने के लिए आपको एक एसेट एलोकेशन करना चाहिए। तो 4-5 साल के बाद आप एसेट एलोकेशन निर्धारित कीजिए। अभी भी अगर आप 5-10 साल, 15 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम पैसा फिक्स्ड इनकम में, ज़्यादा पैसा इक्विटी में लगा होना चाहिए। और ये जो कम पैसा है ये 25% हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/3 हो सकता है। उसका फ़ायदा ये है कि जब बाज़ार गिरेगा तो आपका पूरा पैसा एक साथ नहीं गिरेगा और बाज़ार गिरता ही है। आप अगले 10-15 साल, 20 साल के लिए भी आप लगाइएगा तो 3-4 बार ऐसा दौर, 3-4 मौका ऐसा आएगा जब बाज़ार 1-2 सप्ताह में 5-10%, 15% गिर जाएगा। और उस समय जो आपका बढ़ा हुआ पैसा है, जिसको आप पहली बार बढ़ा हुआ है, एक छोटी रकम से एक बड़ी पूंजी इकट्ठा होती है, जब उसका भाव आप गिरता हुआ देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। इससे बचने के लिए आपके लिए एसेट एलोकेशन करना ज़रूरी है। इस एसेट एलोकेशन का आप फ़ायदा तभी उठा सकते हैं जब बाज़ार में अचानक गिरावट का दौर आए
और फिर आप उसको रीबैलेंस कीजिए। अगर आपने निर्धारित कर लिया कि आपका पैसा 1/4 फिक्स्ड इनकम में लगेगा, 3/4 इक्विटी में लगेगा और अचानक बाज़ार गिर जाता है, इसका नतीजा ये होगा कि जो पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, जो 1/4 था, वो अब घट करके कम हो जाएगा। और जब आप उस समय आपके पास तैयारी भी होगी, चूँकि आपका पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा हुआ है, दोबारा से अगर आप उसको 1/4 करते हैं तो इसके लिए आपको डेट अपना बेचना पड़ेगा या डेट से पैसा निकाल करके आप इक्विटी में पैसा लगाएंगे। बाज़ार में पैसा बनाने के लिए जो कहा जाता है कि सस्ता खरीदिए और महंगा बेचिए, जब आप एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग करते हैं तो आप एग्जैक्टली यही कर रहे होते हैं, लेकिन एक नियमित रूप से, एक मेथड से। अगर मान लीजिए इक्विटी बहुत बढ़ जाता है और बड़ा फेरबदल हो जाता है आपके एसेट एलोकेशन में, इक्विटी जो आपने सोचा था कि 75% हो, वो बढ़ कर के अगर 90% हो जाए, क्योंकि बाज़ार बहुत रफ्तार से चल पड़ा है, तो आप महंगा बेचेंगे और फिर दोबारा आप फिक्स्ड इनकम में, जब अपना एलोकेशन आप रीसेट कर देते हैं तो आप महंगा बेचते हैं, सस्ता खरीदते हैं।